Well, hello everyone. Welcome to the Star Education to learn the all concepts of science. Myself Brajesh Dubey और हम स्टडी कर रहे हैं एनसीईआरटी सिलेबस से क्लास 9 चैप्टर नंबर 5 फंडामेंटल यूनिट ऑफ सेल्स. ओके, सो इस चैप्टर का ये फर्स्ट लेक्चर है और हम यहाँ पर इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करने वाले हैं. ठीक है. सो जैसा कि हम सभी लेक्चर्स के अंदर में करते हैं, प्रीवियस लेक्चर में इसमें से हमने कुछ स्टडी नहीं किया तो उसके अबाउट हम आज डिस्कशन नहीं कर रहे हैं. डेफिनेटली नेक्स्ट लेक्चर में हम जरूर इसके अबाउट में स्टडी करेंगे कि इस प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या स्टडी किया था. ओके, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं. उससे पहले कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें. अगर आपको स्टडी करना अच्छा लगता है, पढ़ना अच्छा लगता है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें. और दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप यहाँ से अपने नोट्स जो है खुद से बना सकते हैं. सो इसके लिए आपको ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है. सो वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए और कोई भी प्रॉब्लम ना रहे. ठीक है, तो हम स्टार्ट करें इंट्रोडक्शन से. इंट्रोडक्शन पर जाए उससे पहले कुछ हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं. ठीक है, हम मेरा और आपका. तो जैसे कि हम केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 स्टडी कर चुके हैं. अगर किसी ने नहीं किया है तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप फर्स्ट लेक्चर जो है देख सकते हैं. तो हमको पता है कि हर एक, अगर हम बात करें कि कोई भी ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है किसका बना हुआ है, तो पार्टिकल्स का बना हुआ है ना. छोटे छोटे उसके अंदर में क्या है, पार्टिकल्स. और उन पार्टिकल्स के अंदर में क्या होते हैं, ठीक है. सो अगर हम बात करें पार्टिकल, ठीक है, तो उसके अंदर में क्या होता है, सो उसके अंदर में एटम्स होते हैं, है ना. उसके अंदर क्या होते हैं, एटम होते हैं. नाउ सो जैसा कि हम जानते हैं, अगर हम एक पार्टिकल लेते हैं तो उसके अंदर वो भी एटम से बना हुआ होता है. तो ऐसे कई सारे पार्टिकल्स मिलकर के, मिलियंस ऑफ पार्टिकल मिलकर कोई एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं. सो उसी तरीके से अगर हम बात करें कि कोई बिल्डिंग, आपका घर पूरा का पूरा ऐसे दीवारें खड़ी हैं चारों तरफ में, क्या ऐसे ही बन गया हुआ है, नहीं बन गया हुआ है ना. सो अगर हम बात करें किसी पर्टिकुलर बिल्डिंग की एक बात करें, ठीक है, वैसे ये दिख रहा है लेकिन इसको हम बिल्डिंग बना देते हैं या खिड़कियां बना देते हैं अच्छे से, तो ऐसा लगेगा कि ये बिल्डिंग है खड़ी. ठीक है. अब अगर हम इसकी बात करें तो क्या ये बिल्डिंग ऐसे ही खड़ी है, पूरी की पूरी ऐसे ही पैदा हो गई थी, नहीं पैदा हो गई थी ना. कैसे हुई थी, तो भाई इसको ईंटों से जोड़ करके बनाया गया है ना. इस तरीके से ईंटों से जोड़ करके बनाया गया है. एंड अगर आप क्लास 7 में जाएं तो वहां पर भी आप इसके बारे में बेसिक लर्न कर चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं. ठीक है. सो ये बिल्डिंग जो है वो किससे बनी हुई है, ईंट मिला करके, फिर उसमें सीमेंट भी लगे हुए हैं, रेती भी लगी, वो अलग चीज है. ठीक है, लेकिन बेस उसमें क्या है, तो उसमें ईंट है. उसी तरीके से अगर हम बात करें, कोई ऑब्जेक्ट की बात करें तो किससे बने हुए हैं, वो पार्टिकल से बने हुए हैं. उस पार्टिकल के अंदर में क्या है, तो एटम्स. तो उसी तरीके से जो ह्यूमन बॉडी है या लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स देख रहे हैं, तो उनकी बॉडी का जो फंडामेंटल यूनिट होता है उसे सेल कहा जाता है. जैसे यहाँ पर मैंने बात की, पार्टिकल्स की बात की, तो वैसे ही उनकी बॉडी के अंदर में क्या होता है, सेल होता है. उनकी बॉडी सेल से बनी हुई होती है. तो हम उसी सेल के अबाउट में स्टडी करेंगे इस पूरे चैप्टर के अंदर में और देखेंगे कि सेल कितने टाइप के, किस किस तरीके से देखने को मिलते हैं, सेल में क्या होता है और क्या नहीं होता है. ओके, सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. ठीक है. So every organism in this universe are made of tiny basic structured unit called cell. तो इस पूरे यूनिवर्स में हर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो टाइनी स्ट्रक्चर, ठीक है, से बना हुआ. वो टाइनी स्ट्रक्चर क्या है, तो उसे सेल कहा जाता है. नाउ सेल वर डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665. तो सेल फर्स्ट किसने डिस्कवर किया था, तो रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट है, उन्होंने डिस्कवर किया था 1665 में. तब उस टाइम माइक्रोस्कोप भी है वो दूसरी तरीके से होता था. ठीक है, तो उन्होंने इसको डिस्कवर किया था. उन्होंने इसको किसमें से डिस्कवर किया था, तो जो पेड़ होते हैं, पेड़ की जो छाल होती है, तो उसके अंदर में एक पतली सी परत होती है ना, तो उसके अंदर से उसको उन्होंने रख करके माइक्रोस्कोप के अंदर में ऑब्जर्व किया था. एंड फर्स्ट टाइम उन्होंने देखा था कि
कोई भी ऑर्गेनिज्म है या वो जो ट्री था, उस ट्री की जो बार्क थी, जो छाल थी, वो किससे बनी हुई है? तो छोटे छोटे ऐसे सेल से बनी हुई है। उनको उसके अंदर में छोटे छोटे ऐसे पोर्स दिखाई पड़े और उनको पता चला कि ये सेल से बनी हुई है। नाउ सो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि सेल, द फाउंडर ऑफ सेल, ओके, रॉबर्ट हुक, सेल आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ an element that cannot be seen with naked eyes but can see under a microscope. So सेल क्या है? तो एक बिल्डिंग ब्लॉक एलिमेंट की तरह है, बिल्डिंग ब्लॉक एलिमेंट की तरह है कि जिनको हम नेक्ड आइज से ऑब्जर्व नहीं कर सकते। अगर मैं बात करूं, मैं अपनी स्किन देखूं या हम अपनी स्किन को ऐसे देखें तो क्या दिखेगा? स्किन ही दिखेगी, उसमें सेल नहीं दिखेगा। लेकिन अगर हम उसी को माइक्रोस्कोप के अंदर में देखेंगे तो पता चलेगा कि हमारी स्किन पूरी है, पूरी बॉडी है, सेल से बनी हुई है, उसमें छोटे छोटे पोर्स दिखाई पड़ेंगे। नाउ एवरी लिविंग एलिमेंट इज मेड अप ऑफ न्यूमरस टाइनी सेल्स। सो हर एक लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है, हर एक बॉडी एलिमेंट जो है किसका बना हुआ है? तो न्यूमरस टाइनी सेल से बने हुए हैं। ठीक है। देयर आर सम सिंगल कॉल्ड ऑर्गेनिजम्स एज वेल दैट लिव ऑन देयर ऑन। ओके, सो पूरे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, आगे भी आप स्टडी कर चुके हो, ठीक है। थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे तो आपको सारा का सारा याद आ जाएगा, तो समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो पूरे यूनिवर्स के अंदर में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, उसमें से कई सारे ऑर्गेनिजम्स हैं वो सिंगल सेल हैं और कई सारे ऐसे हैं कि मल्टी सेल्यूलर हैं। तो सब अपनी तरीके से जीते हैं, सिंगल सेल्यूलर अपने तरीके से जीते हैं, मल्टी सेल्यूलर अपने तरीके से जीते हैं। उसके बाद भी हम स्टडी करेंगे। ओके, ऑर्गेनिजम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन देयर बॉडी। तो ऑर्गेनिजम्स को दो क्लास में क्लासिफाई किया गया है। कौन कौन से क्लास? तो एक है यूनिसेल्युलर, दूसरा मल्टी सेल्युलर। यूनिसेल्युलर में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म के पास एक ही सेल होता है, ये ऐसा क्या है कि उसकी पूरी बॉडी एक सेल से ही बनी हुई होती है। जबकि मल्टी सेल्युलर में उसमें एक से ज्यादा सेल्स होते हैं उसकी बॉडी में, या उसकी बॉडी कई सारे सेल्स को मिला करके बनी हुई होती है। तो उसी के बाद हम स्टडी करेंगे। दूसरा, एक बुक में, हमारी बुक में एक एक्टिविटी दी हुई है जिसके अंदर में हमको दिया हुआ है कि ऑनियन सेल, क्या ऑनियन सेल को लेकर के उसको हमें क्या करना है? उसको ऑब्जर्व करना है। नाउ तो अगर हम बात करें ऑनियन की, ठीक है, सो ऑनियन के ऊपर का छिलका निकालना है, उसकी जो फर्स्ट लेयर होती है पील, उसको निकालना है। और उसको अगर हम ऐसे करके निकालेंगे तो अंदर से एक बहुत ही पतली व्हाइट कलर की ट्रांसपेरेंट स्किन निकलती है उसकी। सो अगर हम उसको ऑब्जर्व करते हैं तो उसके अंदर में कुछ इस तरीके से हमको एक इसमें देखना है, तो ये हमको माइक्रोस्कोप में देखना है। ठीक है, ऐसे भी नहीं, ऐसे ही हमको उसमें नहीं दिखेगा। तो वहां पर इस तरीके से कुछ इस तरीके से हमको वहां पर सेल्स जो है देखने को मिलेंगे। ये कैसे मिलेंगे? तो इसको हमको स्लाइड पर लेना पड़ेगा, पहले कटिंग करना पड़ेगा स्क्वायर छोटा सा, ठीक है, उसके ऊपर सेपरेट डालना पड़ेगा और स्लाइड होती है इस तरीके से ग्लास की, उस पे हमको इसको प्लॉट करना होगा और उसके ऊपर सेपरेट इन डालेंगे। उसके बाद में जब हम उसको माइक्रोस्कोप के अंदर में ऑब्जर्व करेंगे तो हमको वहां पर इस तरीके का जो है सेल देखने को मिलेगा, इस तरीके का सेल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। सो ये बेसिक है। मतलब ऑनियन सेल है जो है उसको ऑब्जर्व करना बहुत ही ज्यादा आसान है। मतलब अगर आपकी स्लाइड अच्छे से नहीं भी बनती है तो भी ये आसानी से आपको दिख जाएगा। तो इसी के लिए पहले जब हम स्टडी करते हैं तो स्टार्टिंग ऑनियन सेल से ही की जाती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। अब हम स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं कि सेल्स के टाइप कितने होते हैं, उनके अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। ओके, सो इसको आप लिख सकते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। ओके,
ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पर आगे बढ़ चुके हैं। अभी हमने देखा सेल का जो इंट्रोडक्शन था प्राइमरी, हमने वो देखा कि सेल कैसे फाउंड हुआ और किसने फाइंड आउट किया सेल को, और सेल होते किस तरीके से है। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है जो उसका बेसिक फंडामेंटल यूनिट होता है वो क्या होता है, सेल होता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं। अगर हम बात कर रहे हैं नॉन लिविंग थिंग्स की बात कर रहे हैं, उनको ऑर्गेनिज्म नहीं कहेंगे। अगर थिंग्स की बात कर रहे हैं तो उसमें मैटर होता है, मैटर के अंदर में क्या होता है, हम सबको पता है उसके अंदर में एटम्स होते हैं। उस एटम के अंदर भी जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो उसके अबाउट में हमको तो स्टडी करना नहीं होता, हम केमिस्ट्री में ऑलरेडी हम स्टडी कर ही चुके हैं एक चैप्टर में और आगे भी करने वाले हैं। तो हमको यहाँ पर देखना है कि बायोलॉजी के अंदर में जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर में जो उनका बेसिक फंडामेंटल यूनिट सेल होता है, तो वो सेल कैसे होते हैं। देखो सेल तो कई टाइप के होते हैं, ठीक है, तो उन सेल के अकॉर्डिंग हम ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उन ऑर्गेनिज्म को हमने क्लासिफाइड किया हुआ है। तो मेनली उनको दो क्लास में क्लासिफाइड किया हुआ है। तो फर्स्ट जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एंड सेकंड जो है वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। तो पहले देख लेते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। उसके बाद में हम स्टडी करेंगे कि सेल, इस चैप्टर में ओवरऑल हम खाली सेल के अबाउट में ही स्टडी करेंगे। उसके नेक्स्ट चैप्टर में हम टिश्यू पर जाएंगे कि टिश्यू क्या होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम सेल के अंदर में कितने फंक्शंस होते हैं, क्या क्या होता है, उसके अबाउट में हम डीप में स्टडी करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर में। नाउ सो दे कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल। तो यूनिट सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनकी बॉडी में एक ही सेल होता है, या कहें कि एक सेल जो होता है वही उनकी पूरी बॉडी होती है। द सिंगल सेल कंसिस्ट्स द स्ट्रक्चर एंड एंटायर फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो जो सिंगल सेल होता है, मैंने भी कहा ना, वो क्या होता है, उनका स्ट्रक्चर होता है और वो पूरा एंटायर उनकी बॉडी होती है। एग्जाम्पल की बात करें तो अमीबा, ठीक है, और उसके अलावा पैरामीशियम है, क्लेमिडोमोनास, ऐसे कई सारे हैं जो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। कहाँ देखने को मिलता है, तो ये मेनली मरीन एरियाज में देखने को मिलता है, जहां पानी की भरमार होती है, पानी भरा होता है, वैसे एरिया में ये देखने को मिलता है। और जहां पानी सड़ रहा होता है, डिकेइंग ऑफ वाटर, वहां पर ये देखने को मिलता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसको वहां से फूड जो इसका होता है वो इजीली अवेलेबल हो जाता है, तो वहां पर अच्छे से फल फूल जाते हैं, है ना। ह्यूमन का भी ऐसा ही है, जहां उनको अच्छा खाने पीने रहने को मिलता है वो इनकी तरफ भागते हैं। तो सेम हर एक ऑर्गेनिज्म में जो है ये मेंटालिटी देखने को मिलती है, व्हाटएवर उनके पास दिमाग हो या ना हो। यहाँ पर मैंने उनकी फिगर भी ड्रॉ किया हुआ है, तो दैट इज अमीबा एंड पैरामीशियम। ठीक है, तो कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होता है, पैरामीशियम का जो शेप होता है, स्ट्रक्चर होता है, बॉडी वो फिक्स होता है कि इस तरीके से होता है। ओके, पैरामीशियम जो है इसको हम ऐसे भी रिमेम्बर रख सकते हैं, इट्स लुक लाइक पैरागन चप्पल जैसा इसका शेप रहता है। नाउ अगर हम अमीबा की बात करें तो अमीबा की जो बॉडी होती है उसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है। अगर आप हर एक बुक उठा के देख लो ना, हर एक स्टैंडर्ड की, आप 6 से लेकर के अगर आप 10 स्टैंडर्ड तक की बुक उठाकर देख लो, 11-12 में चले जाओ, तो वहां पर जो अमीबा का जो बॉडी शेप होता है सब में अलग अलग देखने को मिलता है। दैट मीन इसका कोई बॉडी शेप पर्टिकुलर फिक्स नहीं होता है। ठीक है, और दूसरी बात करें कि इनका जो एक सेल होता है, ये पूरा एक सेल ही है। ठीक है, एक पूरा सेल है, ये बीच में जो दिख रहा है वो न्यूक्लियस है। ठीक है, तो क्या होता है कि ये जो फूड लेते हैं वो पूरा एक सेल से ही लेते हैं, डाइजेस्टिव भी इसी सेल में ही होता है, और एक्सक्रेशन की जो प्रोसेस होती है वो एक्सक्रेट भी यहीं से ही करते हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन A to Z ईच एंड एवरीथिंग इज वन सेल से ही परफॉर्म होती है, सारी की सारी जो एक्टिविटीज होती है वो। ठीक है, तो ये हो गए यूनिसेल्युलर। उनमें क्या होता है, सिंगल सेल होता है, इंटायर बॉडी सिंगल सेल से बनी होती है और वही पूरा फंक्शन जो है वो प्रोवाइड करती है। ठीक है, वो कोई भी फंक्शन हो, बिकॉज वी नो कि अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उनको फूड की जरूरत पड़ने वाली है, फूड की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और उसके बाद में क्या जरूरत पड़ेगी, रेस्पिरेशन की जरूरत पड़ेगी। तो ईच एंड एवरीथिंग की जो भी उनको जरूरत रहती है, तो एक ही सेल से पूरी की पूरी जरूरियात उनकी जो है पूरी होती है।
नाउ आगे बढ़ते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। सो इनको देख लेते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या देखने को मिलता है? सो दे कंपोज्ड ऑफ मेनी सेल। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कई सेल से बने होते हैं, मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ सेल से बने हुए होते हैं। द लेबर ऑफ परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन इज डिवाइडेड बिटवीन द वेरियस सेल इन दिस ऑर्गेनिज्म। तो इस टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनके अंदर में अलग अलग जो फंक्शंस होते हैं बॉडी के, वो अलग अलग सेल्स में डिवाइड होते हैं। ठीक है, ये बात आप जब हम नेक्स्ट चैप्टर टिश्यू में पढ़ेंगे तब वहां पर और भी अच्छे से समझ में आएगा कि हर एक फंक्शन अलग अलग बॉडी पार्ट से होता है। लाइक अभी एग्जांपल देके समझा देता हूं। रेस्पिरेशन करते हैं किसके थ्रू? तो हमारे नोस्ट्रिल कहा जाता है? वो लंग्स में। ना ब्लड को सर्कुलेट करने का काम कौन करता है? तो हमारा हार्ट है। ठीक है, तो वो जो पंपिंग करता है जिसकी वजह से ब्लड हमारे पूरी बॉडी में क्या होती है? घूमता है। सेकंड थिंग, हमारी आंखें देखने का काम, मुंह बोलने का काम, एंड चेविंग का काम, ईच एंड एवरीथिंग, हाथ पकड़ने के लिए, पैर चलने दौड़ने, यानी कि हर एक जो बॉडी पार्ट है वो अलग अलग फंक्शन करता है। ठीक है, यहां पर हमने क्या देखा? यहां पर एक ही सेल होता है, वो ही सारा काम कर लेता है। ठीक है, ऑलराउंडर होता है। यहां पर हर काम अलग अलग करते हैं, अलग अलग सेल्स करते हैं। ठीक है, नाउ सम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव डिफरेंट सेल्स। सो कुछ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके बॉडी में डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं। राइट, तो डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं, इसको हम कैसे समझेंगे? तो इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक बिल्डिंग बनी है, उस बिल्डिंग में ओनली जस्ट रेड कलर की ब्रिक्स यूज की जा रही हैं, तो क्या हो गए? एक ही टाइप के सारे सेल हो गए, उसको हम ऐसे कंसिडर कर सकते हैं। बट अगर उसके अंदर में हम बीच में ब्लैक ब्रिक्स डाल दें, ठीक है, येलो ब्रिक्स भी आते हैं, उसको अगर हम डाल देते हैं तो वहां पर मल्टी ब्रिक्स हो जाएंगे। राइट, तो उसी तरीके से कुछ जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर में अलग अलग टाइप के सेल्स भी आए होते हैं। लाइक अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो एनिमल्स, ठीक है, और उसके बाद में ह्यूमन एंड प्लांट्स भी, उनमें भी डिफरेंट टाइप के सेल्स आए हुए होते हैं। तो यहाँ पर कुछ ह्यूमन बॉडी के अंदर में एनिमल्स में देखे जाने वाले जो सेल्स होते हैं उसको मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है। लाइक ये स्मूथ मसल सेल है। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर में हम स्टडी करेंगे डीप में। स्मूथ मसल सेल कुछ इस टाइप का उसका शेप देखने को मिलता है। ये यहाँ पर एक सेल की ही बात करें। ठीक है, नाउ ये बोन सेल है। आगे बढ़े, ये ब्लड सेल्स हमारे हैं इस तरीके से, और ये फैट सेल है, ये ओवम है, और ये नर्व सेल्स है। तो इन सभी सेल्स का अपना अलग फंक्शन है। ऐसा नहीं कि सारे सेल्स एक ही काम करते, नो नेवर। तो इन सारे सेल्स का अपना अलग अलग फंक्शन है। यहां पर क्या है? सारे फंक्शन एक ही सेल में होते हैं। तो ये हो गया इन दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया। ठीक है, तो चलिए हम अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ में। ओके, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, और आप नोट्स बना सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम देखने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल। तो सेल का यहाँ पर हम स्ट्रक्चर देखेंगे, और सेल के अंदर में कितने पार्ट्स होते हैं, या फिर यूं कहें कि पार्ट्स ऑफ सेल हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो सेल जो होता है वो अकेला नहीं होता है। अरे मतलब भाई बहुत सारे सेल तो होते ही हैं, लेकिन सेल के अंदर भी कई सारी चीजें होती हैं। क्या सेल ऐसे ही होता है? उसके अंदर कुछ नहीं होता है भाई, उसको भी अलग अलग फंक्शंस करने के लिए मेंबर्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे हम कंपोनेंट कह सकते हैं या उसके एलिमेंट्स कह सकते हैं। तो वो कंपोनेंट्स, वो एलिमेंट्स जो होते हैं उसको अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करने में उसको हेल्प करते हैं। एंड सेल जो होता है वो सारे के सारे पूरे फंक्शन अपने परफॉर्म करने के लिए एबल होता है। नाउ यहां पर हम उसके पार्ट्स पर जाए उससे पहले यहाँ पर मैंने सेल की फिगर ड्रॉ करके रखी है, उसको देख लेते हैं कि सेल किस तरीके का होता है। तो यहाँ पर मैंने सेल ड्रॉ किया हुआ है, ये एनिमल सेल है। ठीक है, अब एनिमल सेल के अंदर में जो पार्ट्स हैं उन पार्ट्स को पहले हम देख लेते हैं और उसको समझ लेते हैं।
तो स्टार्टिंग करते हैं, सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट करते हैं, दैट इज मिटोकॉन्ड्रिया। सो यहाँ पर मिटोकॉन्ड्रिया हम देख सकते हैं। देखो इस चैप्टर में हम जितने भी ये पार्ट्स देख रहे हैं ना, इन पार्ट्स को हम अलग अलग फिर से इसको स्टडी करने वाले हैं डीप में, ये होता क्या है, ये किस तरीके से होता है, इसका फंक्शन क्या है, सबके फंक्शन हम स्टडी करेंगे। अभी यहाँ पर हम ये सेल देख रहे हैं और इसमें देख रहे हैं मिटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर होता है। नाउ सेकंड इज न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस ये रहा बीच में राउंड शेप में, ठीक है, ये पूरा न्यूक्लियस है। नाउ उसके बाद देखें तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो ये जो यहाँ से ऐसे डोरे जैसे इसे लाइन गई है ना, ऐसे बराबर ऐसे एस शेप में, तो वो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। नाउ उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं तो क्रोमेटिन आता है। अब क्रोमेटिन क्या है, तो न्यूक्लियस के अंदर में ही जो लिक्विड होता है, ठीक है, वो होता है क्रोमेटिन होता है। आगे बढ़ते हैं, क्रोमेटिन के बाद में साइटोप्लाज्म है। नाउ साइटोप्लाज्म देखें तो यहाँ पर इस तरीके से जो लिक्विड्स होते हैं उसे साइटोप्लाज्म कह सकते हैं। ओके, लास्ट उसके बाद आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, तो देख सकते हैं यहाँ पर ये जो लेयर है, इंटायर लेयर जो है उसका आउटर सरफेस का, वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। नाउ यहाँ देखते हैं गोल्गी अपरेटस। तो गोल्गी अपरेटस इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर, है ना, ऐसे लाइंस यहाँ पर ड्रॉ की हुई है। तो यहाँ पर गोल्गी अपरेटस होते हैं इस तरीके से। इन सबको हम डीप में स्टडी करेंगे, इनको जूम आउट करके इनकी फिगर्स कैसे होती है उनको वन बाय वन सबको हम देखेंगे ना। बाकी रहेगा ये रिबोसोम। तो रिबोसोम क्या है, तो अगर हम बात करें कि कहाँ गया भाई, ये रहा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ना। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस टाइप भी है और इस साइड भी है। तो यहाँ पर आप जो इसके ऊपर छोटे छोटे ऐसे बर्ड्स देख रहे हैं ना, ऐसे छोटे छोटे दाने जैसे, तो ये छोटे छोटे बर्ड्स दाने होते हैं, वो होते हैं रिबोसोम्स होते हैं। नाउ अब हम बढ़ते हैं आगे कि इसके पार्ट्स की तरफ में। जो फर्स्ट पार्ट हम इसके अबाउट में स्टडी करने वाले हैं दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ रहा, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये रहा इसके आउटर बॉडी पर रहा, ठीक है। तो इसके अबाउट में अभी हम देखते हैं कि ये कैसा होता है, इसका फंक्शन क्या है, ठीक है। तो नाउ इट इज आउटर मोस्ट लेयर इन द सेल। तो ये आउटर मोस्ट लेयर है सेल का, सबसे बाहर का। सेकंड इसका देखते हैं, सेपरेट्स द कंटेंट्स ऑफ सेल फ्रॉम देयर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो ये क्या करता है, तो इसके बाहर के एनवायरनमेंट से जो उसके अंदर के कंटेंट्स होते हैं उसको अलग रखता है, सेपरेट रखता है, बचा करके रखता है, ठीक है। अब इसको किस तरीके से समझ सकते हैं, तो बकेट में वाटर भरा हुआ है तो उसको हम क्या कह सकते हैं, ठीक है। तो वो बाहर के एनवायरनमेंट से फ्री है, ठीक है। अब आप कहोगे बकेट खुली है, तो चलो एक हम ऐसा बंद कोई डब्बा ले लेते हैं और उसको हम क्या करते हैं, उसके अंदर में वाटर भर के उसको पैक कर देते हैं पूरा। तो क्या होगा, वो बाहर के एनवायरनमेंट से पूरी तरह क्या हो गया, वो फ्री हो गया। वाटर कहाँ है, अंदर है, किससे कवर हुआ है वो, तो उस डब्बे से कवर हुआ है। तो उसी तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होता है, जो उसके सेल के अंदर में जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं ना, ओके, तो उन ऑर्गेनल्स को क्या करता है, अंदर में अपने उनको बांधे रखता है, ठीक है। वो सारे के सारे उसके अंदर में रहते हैं, ठीक है। या अगर इन शॉर्ट में कहें तो इसको हम बाउंड्री कहें अगर सेल की, तो कह सकते हैं। एक दूसरा एग्जांपल देके बताऊं तो घर में अभी हम बैठे हैं, घर में है, सेफ है, ठीक है। तो अभी हम बाहर के एनवायरनमेंट से अलग हैं। क्यों अलग हैं, कैसे, तो दीवार है, घर की दीवारें हैं, ठीक है। तो वो हमको क्या करती है कि बाहर का जो एनवायरनमेंट होता है उससे हमको अभी अलग किए हैं, पूरे रूम में, ठीक है, रखे हुए हैं। सेल का मतलब भी यही होता है। सेल का मतलब क्या होता है, छोटा रूम, ओके, स्मॉल रूम। सो हमको बाहर के एनवायरनमेंट से अलग करके रखे घर की दीवारें। तो उसी तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो एक तरीके से इसकी ढाल जैसा होता है, उसको दीवार नहीं कह सकते भाई, क्योंकि ये भी दीवार वॉल के अबाउट में भी हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इसको बाहर के एनवायरनमेंट से अलग रखता है, ठीक है। सो ये पढ़ा। आगे देखते हैं, अलाउ सराउंडिंग्स मटेरियल टू एंटर एंड एग्जिट। तो इसके आसपास के जो भी मटेरियल्स होते हैं उसको एंटर होने देता है और एग्जिट होने देता है, ठीक है। नाउ यहां पर देख सकते हैं कि इस तरीके से यहाँ पर छोटा सा हमको हॉल दिख रहा है,
बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होते हैं ना, वो यहाँ पर उनके छोटे छोटे इस तरीके से पोर्स आए हुए होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे ऐसे हॉल्स होते हैं उसमें कि जहां से वो उसको जिस चीज की जरूरत होती है ना उसको एंटर होने देता है और जिसकी जरूरत नहीं होती उसको बाहर निकाल देता है। तो आसपास के सराउंडिंग्स मटेरियल को एंटर भी होने देता है और उनको फिर से एग्जिट भी होने देता है। नाउ ऑल्सो अलाउ मटेरियल ऑफ सेल टू एग्जिट, ओके, बाहर के मटेरियल को आने देता है, जाने देता है, उसके अलावा जो उसके अंदर के कुछ मटेरियल्स होते हैं उनको भी बाहर जाने देता है, उनको भी अलाउ करता है बाहर जाने के लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर में इस तरीके से छोटे छोटे पोर्स आए हुए होते हैं, छोटे छोटे हॉल्स आए हुए होते हैं, ठीक है। आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में स्टडी किया होगा कि स्टोमाटा के बारे में, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनके जो लीव्स होते हैं उसमें उसके नीचे लेयर में क्या होते हैं, छोटे छोटे हॉल्स आए होते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि वो वाटर जाने देते हैं बाहर, वाटर अंदर भी आने देते हैं, उसी तरीके से एक्सचेंज करते हैं गैसेस भी। तो सेम इसी तरीके से इसमें भी छोटे छोटे ऐसे हॉल्स होते हैं, क्या करते हैं, जो जिस मटेरियल की जरूरत होती है उसको अंदर आने देते हैं और जिसकी जरूरत नहीं होती उसे बाहर जाने देते हैं। आगे बढ़ते हैं। इट कंट्रोल एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ सेल, हेंस इट इज कॉल्ड सिलेक्टिविटी परमेएबल मेम्ब्रेन, ओके। तो अभी हमने देखा कि ये इन होने देता है और आउट भी होने देता है, इन होने देता है और आउट होने देता है, जिसकी वजह से इसको क्या कहा जाता है, तो इसे सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, क्योंकि ये डिसाइड करता है किसको आने देना और किसको नहीं आने देना है, ठीक है। एकदम चौकीदारी वाला काम करता है, चौकीदार है, ओके। नेक्स्ट, CO2 and O2, carbon dioxide and oxygen can move in or out from high concentration to low concentration in a cell through the cell membranes by the process of diffusion। तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को अंदर आने देता है और बाहर भी जाने देता है, किसके थ्रू, तो डिफ्यूजन के थ्रू, ठीक है, ओके। अभी आप बोलोगे सेल के अंदर में, तो आप प्रीवियस स्टैंडर्ड में इसके अबाउट में स्टडी कर गए हो कि जितने भी सेल्स होते हैं हर एक सेल को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। हमें थकावट भी क्यों लगती है, बिकॉज हमारी बॉडी के अंदर में ऑक्सीजन की जब कमी होती है सेल के अंदर में तभी हमको थकावट लगती है। वही जब हम जल्दी से दौड़ते हैं, भागते हैं, कोई काम करते हैं तो हमको क्या होती है, ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो ये सेल्स जो होते हैं ज्यादा अच्छे से वर्क करते हैं। ज्यादा वर्क करते हैं तो क्या होता है कि अंदर इनको ऑक्सीजन की और ज्यादा जरूरत पड़ती है, इसीलिए हमारी सांसें भी चढ़ जाती हैं, जल्दी जल्दी हम सांसें भी लेने लगते हैं, ठीक है। ये आप प्रीवियस स्टैंडर्ड में भी स्टडी कर चुके हैं, तो यहाँ पर ज्यादा उसके बारे में नहीं देखेंगे। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को भी इन एंड आउट होने देता है, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम डिफ्यूजन की प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। नाउ इट ऑल्सो अलाउ द मूवमेंट ऑफ वाटर इन एंड आउट ऑफ द सेल डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन आउटसाइड द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, ओके। तो ऑस्मोसिस भी प्रोसेस, वो भी हम आगे स्टडी करेंगे। नाउ तो यहां पर जो वाटर होता है उसको भी अंदर आने देता है और बाहर जाने देता है, डिपेंड करता है कंसंट्रेशन, ओके। यहां ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड भी डिपेंड करता था कंसंट्रेशन के ऊपर में, ठीक है। अब बाई चांस कि अंदर कंसंट्रेशन कम है, कंसंट्रेशन कम है यानी वाटर कम है, बाहर वाटर ज्यादा है, तो क्या करेगा, ये वाटर ले लेगा, इक्वली कर देगा। अगर बाहर वाटर कम है, अंदर है, तो क्या करेगा, वाटर को वहां से रिलीज कर देगा, मतलब इक्वली रखेगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर ऑक्सीजन उसको कम पड़ रहा है तो क्या करेगा, बाहर से ऑक्सीजन और भी लेगा। अभी मैंने बताया ना कि सांसें चलने लगती है, जल्दी जल्दी रेस्पिरेशन करने लगते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की उसको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। जब हम दौड़ते भागते हैं तब, ज्यादा काम करते हैं तब, ठीक है। उसी तरीके से अगर अंदर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का, तो क्या करेगा, उसको बाहर निकाल देगा। सो यहां पर हमने देखा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है उसका फंक्शंस क्या होते हैं, वो फंक्शंस हमने यहाँ पर देखे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ये फंक्शंस होते हैं, इस तरीके से वो वर्क करता है। एंड रिमेंबर दिस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे बाहर होता है, ओके। तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर में आगे बढ़ते हैं।
ओके, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ओके, नोट्स बनाने के लिए। सेकंड थिंग, अगर आपको अच्छा लग रहा है पढ़ना स्टडी करना तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज इसी तरीके से आपको मैं समझाने वाला हूं, इतने अच्छे तरीके से, इतने बढ़िया तरीके से कोई भी नहीं समझा सकता है। ओके, सो सब्सक्राइब द चैनल। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ में। ओके, ओके डियर स्टूडेंट्स, तो जो थर्ड पार्ट है हमारा वो है सेल वॉल। ठीक है, तो सेल वॉल क्या होती है, कैसे होती है और कहां पर होती है, इसको हम देखेंगे। उससे पहले हम देखते हैं एक फिगर। ठीक है, एक पहली फिगर तो थी ही, ये तो रहने वाली है, एंड तक रहेगी। ठीक है, नाउ सेकंड वाली फिगर देखते हैं। तो सेकंड वाली जो फिगर है वो है प्लांट सेल की। ठीक है, तो सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल में ही देखने को मिलती है। ठीक है, इसके लिए मैंने यहां पर इसकी फिगर ड्रॉ की हुई है। बाकी की जो सारी चीजें हैं, एक या दो चीजें होती है जो डिफर होती है, थोड़ा डिफरेंट होती है प्लांट में और प्लांट सेल में और एनिमल सेल में। बाकी लगभग सब कुछ सेम सेम होता है। ठीक है, तो यहां पर हम देखते हैं, इसके पहले पार्ट्स देख लेते हैं क्या क्या है। सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर वॉक्यूल है, ये जो बीच में है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर हमारे यहाँ न्यूक्लियस है। ठीक है, यहाँ वॉक्यूल है। नाउ साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म वहां पर भी है। मिटोकॉन्ड्रिया, तो मिटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर भी है, दोनों में ही है। सेल वॉल, यहाँ कहीं भी सेल वॉल नहीं है। ओके, सेल वॉल की जगह पर क्या होता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो भी इससे पहले हमने देखा। ठीक है, एनिमल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, जबकि प्लांट सेल के अंदर में क्या होता है, सेल वॉल होता है। नाउ सेकेंड थिंग, यहाँ पर प्लास्टिड होता है। ठीक है, प्लास्टिड होता है, यहाँ प्लास्टिड नहीं होता है। ये डिफरेंस हम चैप्टर के एंड में भी स्टडी करेंगे अच्छे से। यहाँ पर जस्ट मैं पार्ट्स आपको बता रहा हूँ, उसके थोड़ा कंपैरिजन बता दे रहा हूँ ताकि आपका जो वो है क्लियर होता रहे। नाउ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पर भी है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है यहाँ पर भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये कुछ उसमें सिमिलरिटीज हो गई और कुछ उसमें डिफरेंस हो गए। तो सेल वॉल जो है वो आउटर लेयर जो होता है प्लांट सेल का, वो होता है। नाउ यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कोई भी लेयरिंग नहीं है, सीधा एक लाइनिंग है ना। तो यहाँ पर क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। बट यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इस तरीके यहाँ से यहाँ पर ये लेयर देखने को मिल रहा है। तो ये जो लेयर होता है ये क्या होता है, ये सेल वॉल होती है। नाउ तो सेल वॉल का फंक्शंस क्या होते हैं उसको हम देखते हैं और किस तरीके से वो वर्क करते हैं। ठीक है, सो सेकंड नंबर हमारा सेल वॉल। सेल वॉल फाउंड इन प्लांट सेल आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड में देखने को मिलती है। अंदर में यहाँ पर जो रहता है वो क्या रहते हैं, प्लाज्मा भरे रहते हैं। नाउ ओके, तो सेल वॉल यहाँ पर है, प्लांट सेल के आउटसाइड में है, बाहर की तरफ में है। नाउ इट इज रिजिड covering made up of cellulose, which is complex substance providing structural support to plants. ओके, तो ये कैसा होता है, तो ये भाई रिजिड होता है। क्या रिजिड होता है, तो सेल वॉल। ओके, रिजिड कवरिंग मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, किससे बना हुआ होता है, तो सेल्यूलोज से बना हुआ होता है। इसको एकदम ध्यान से इसको माइंड में स्टोर करके रखना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विच इज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, ये सेल्यूलोज बहुत कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। ठीक है, इसको हम प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में स्टडी कर चुके हैं। नाउ सो ये जो होता है सेल वॉल क्या करता है, तो स्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट्स को। आगे बढ़ते हैं। द कंटेंट्स ऑफ द सेल वॉल कंट्रैक्ट्स ड्यूरिंग लॉस ऑफ वाटर इन प्लांट सेल बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। तो क्या होता है, तो इसके अंदर में जो सेल के कंटेंट्स होते हैं, सेल के अंदर में जैसे हम अगर बात करें एलिमेंट्स होते हैं, इसको इस तरीके से समझते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि जब ऑस्मोसिस होती है, या ऑस्मोसिस एक प्रोसेस है। ठीक है, तो उस प्रोसेस के थ्रू जब प्लांट्स जो उनके अंदर में वाटर होता है उसको लॉस करने लगते हैं, तो क्या होता है, तो ये एक
साथ में कॉन्ट्रास्ट हो जाते हैं, ऐसे एक दूसरे के जो कि पास में आ जाते हैं। एंड दूसरा, ये सेल वॉल जो है उनको क्या करता है, तो उनको बचाता है कि वाटर लॉस कम से कम हो या वाटर लॉस ज्यादा ना हो। बिकॉज हमारा तो क्या है, हम तो घर में आ जाते हैं ना, बाहर जाते हैं छतरी ले लेते हैं, बट प्लांट्स का क्या, प्लांट्स तो बेचारे ऐसे ही खड़े रहते हैं धूप में, छांव में, हर एक कोई भी सीजन हो वो तो ऐसे के ऐसे ही खड़े रहते हैं। तो कुछ उनको एक्स्ट्रा चाहिए जिसकी वजह से वो भी सरवाइव कर सके। ठीक है, अगर बात करें तो यहाँ पर एनिमल और प्लांट सेल में जो मेन डिफरेंस है वो सेल वॉल का ही है ना। बारिश हो रही तो हम कहीं भाग जाएंगे, छिप जाएंगे, ठीक है। तो अगर धूप है छतरी लगा लेंगे, लेकिन प्लांट सेल का क्या या प्लांट्स का क्या, तो उनके पास तो ऐसी कोई भी सुविधा होती नहीं है। तो जिसके वजह से उनको उनके अंदर में ये एक एक्स्ट्रा फंक्शन जो है वो देखने को मिलता है, जिसके वजह से उनको बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलता है जो उनको वाटर लॉस करने से बचाता है, और इसी के वजह से वो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं प्लांट्स। नाउ ओके, प्रोटेक्ट प्लांट्स अगेंस्ट पैथोजेंस, वाटर लॉस एंड अदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो जैसे मैंने भी बताया, हर एक एनवायरमेंटल जो फैक्टर्स होते हैं उससे उनको बचाते हैं। एवं ठंडी से बचाते हैं, ठीक है, गर्मी से बचाते हैं, वाटर लॉस से बचाते हैं, थंडरिंग से, ईच एंड एवरीथिंग से उनको प्रोटेक्ट करते हैं। कौन प्रोटेक्ट करते हैं, तो ये जो सेल वॉल होते हैं वो प्रोटेक्ट करता है सेल को, पूरे सेल मिला करके पूरे प्लांट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। नाउ मेंटेन द सेल शेप। ओके, तो ये दूसरा क्या करता है, इसका काम दूसरा क्या है, ये सेल का शेप मेंटेन करता है। ओके, सो यहाँ पर इसके जो फंक्शंस हैं वो यहाँ पर भी ओवर हो रहे हैं, ठीक है। सो ये फिगर मैंने यहाँ पर जो ड्रॉ की है वो प्राइमरी फिगर ही है। ओके, मे बी आप कहीं और बुक्स कोई आप देते हो, ऐसे जो हमारी मेन बुक है उसके अंदर में तो फिगर इसकी ड्रॉ नहीं की हुई है, लास्ट में फिगर दी हुई है पूरा उसके साथ में। तो ये जो है प्राइमरी प्लांट सेल है, ठीक है। बुक में हमारे कुछ दूसरी तरीके से दिया हुआ है, मैंने यहाँ पर सिंप्लीफाई करके इस तरीके से ड्रॉ किया ताकि उसको हम अच्छे से समझ सके, ठीक है। नाउ ओके, तो थर्ड उसके ऊपर हम बढ़ते हैं कि थर्ड जो इसका पार्ट है वो थर्ड पार्ट क्या है और कैसे है। ओके, चलो बढ़ते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है या फिर यूं कहें कि नेक्स्ट जो हमारा मेंबर है, ठीक है, वो क्या है, तो वो है साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है साइटोप्लाज्म है और इस लेक्चर का ये लास्ट वाला टॉपिक हमने भी लिया है, ठीक है। सो साइटोप्लाज्म क्या होता है, तो भाई मैंने फिगर इसके लिए ही यहाँ पर रखी है कि हर एक चीज हम देख करके उसको फिगर में से डायरेक्टली तुरंत समझ सके। सो साइटोप्लाज्म यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ हर जगह पर भी प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म। व्हाट इज साइटोप्लाज्म? साइटोप्लाज्म क्या है उसको देखते हैं। अ थिक सॉल्यूशन कंपोज्ड ऑफ वाटर, ठीक, सॉल्यूशन कंपोज्ड ऑफ वाटर, सॉल्ट एंड प्रोटीन दैट फिल्स द सेल इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। तो एक थिक सॉल्यूशन है जिसके अंदर में क्या है, तो जिसके अंदर में वाटर है, प्रोटीन है और सॉल्ट्स भी हैं, ओके। और वो कहां पर है, तो वो पूरे सेल के अंदर में है, तो जिसे हम क्या कहते हैं, तो जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, ओके। सो बहुत ही छोटा, सबसे छोटा यही है इसके अंदर में। इट इज सराउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन। ओके, ये सेल मेम्ब्रेन से क्या है, सराउंडेड है। सेल मेम्ब्रेन हम देख सकते हैं, ठीक है। इसके आसपास में क्या है, सेल, पूरा सेल मेम्ब्रेन है। ये पूरा सेल मेम्ब्रेन से क्या रहता है, सराउंडेड रहता है, आजू बाजू उससे घिरा रहता है, ठीक है। देखो सेल मेम्ब्रेन क्या है, आपके लिए नया वर्ड लग सकता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसे सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है। तो समटाइम्स अगर कहीं सेल मेम्ब्रेन लिखा है तो कंफ्यूज नहीं होना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों एक ही हैं। नाउ द न्यूक्लियस ऑफ द सेल इज सराउंडेड बाय द साइटोप्लाज्म। अब न्यूक्लियस जो है उसका किससे सराउंडेड रहता है, तो साइटोप्लाज्म से सराउंडेड रहता है। यानी जो न्यूक्लियस है इसके आसपास क्या रहता है, तो साइटोप्लाज्म रहता है। तो समझने के लिए हम समझ सकते हैं कि न्यूक्लियस
से बाहर और सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर में जो लिक्विड भरा रहता है उस लिक्विड को क्या कहते हैं हम, तो उस लिक्विड को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो इसका थर्ड पार्ट है वो यहाँ पर अभी ओवर होता है। इसके बाद के लेक्चर्स में हम इसके दूसरे पार्ट्स को लेकर के आएंगे। ठीक है, सो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा स्टडी करना और सब कुछ आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर आप स्टडी करोगे तो इस तरीके से टॉपिक के रिलेटेड पूरा आपका जो कुछ भी क्वेरी है वो क्लियर होती रहेगी इस तरीके से। सो अगर आपको स्टडी करना अच्छा लगता है, आपको अच्छा लगता है पढ़ना, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, बिकॉज ज्ञान जितना ही बांटेंगे उतना ही बढ़ता है। ठीक है, सो हम मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।